कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन उसके सामने एक एंजल थी जो उससे मदद मांग रही थी। उसे बैरियर और ताकतवर चेनों से बांधा हुआ था। लड़का बड़ा हैरान था कि एक एंजल इंसान से कैसे मदद मांग सकती है। वो कोई जमाने भर पहले हुई कोई ग्रेट वॉर की बात करने लगता है जो 4 प्रजातियों के बीच हुई थी और इंसान भी उस लड़ाई में शामिल थे। पर ये बात किसी को याद क्यों नहीं? और यही बात इस लड़के को परेशान कर रही है। 10 साल पहले डीमंस यानी जादू शक्तियों के राजा सेलेस्टियल जैसे एंजल्स और एल्फ, जिन्हें डेमी ह्यूमन यानी हाफ ह्यूमन हाफ गॉड भी कहा जाता है, इनके साथ स्पिरिट्स और मिथिकल बीट्स के बीच महायुद्ध हुआ था। इस युद्ध में इंसान भी शामिल थे। उस युद्ध को इंसानों ने जीता और सभी स्पीशीज को ग्रेवयार्ड नामक बिल्डिंग में कैद कर दिया गया और इस तरह दुनिया में वापस शांति लाई गई। इसके कुछ घंटों पहले ये लड़का, जिसका नाम काई है, वो अपने साथियों के साथ ऐसे ही एक ग्रेवयार्ड का दौरा करने आया था। काई के साथियों का नाम साकी और आशुरान है और इन दोनों के ही काम में लापरवाही झलकती है, लेकिन काई अपने इस काम को बहुत ही सीरियसली लेता है। रास्ते में आशुरान कहता है कि दुनिया में ऐसे 4 ग्रेवयार्ड हैं, तो उनके अकेले सीरियस होने से क्या होगा। काई कहता है कि बेशक बाकी 3 ग्रेवयार्ड को भी कड़ी सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी डीमन छूट गया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। साकी काई को थोड़ा चिल रहने को कहती है, पर काई इन दोनों को सीरियसली नहीं लेता। उसके लिए ग्रेवयार्ड पे निगरानी रखना ज्यादा जरूरी है। ये लोग उर्सा फेडरेशन से हैं, जो डीमंस के ग्रेवयार्ड पे नजर रखते हैं। इसके बाद हम काई और आशुरान को कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए मिथिकल बीस्ट की मशीन डॉल का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। आशुरान तो शुरू में ही बाहर हो गया था और बार बार काई को सेफ्टी वार्निंग्स मिलती जा रही थी, लेकिन वो रुकता नहीं है और चकमा देकर अपनी पूरी ताकत से उसके पैरों पर जोरदार धक्का देता है। लेकिन एक इंसानी शरीर की ताकत एक मिथिकल बीस्ट को हिलाने के लिए काफी नहीं थी। वो तो साकी ने वक्त पर मशीन को बंद कर दिया था, नहीं तो काई की जान भी जा सकती थी। बार बार काई की ऐसी ट्रेनिंग साकी को डरा देती है। वो बोलती है कि अगर काई का अस्तित्व ग्रेट वॉर के दौरान होता तो काई का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाता। अचानक उनके बीच प्रॉफिट सीड की बात उठती है। प्रॉफिट सीड वो शख्स था जिसने चारों स्पीशीज को हराकर दुनिया में वापस शांति लाई थी। वो खास था। उसके पास एक चमकदार तलवार थी जो उसे ईश्वर की दूत आर्सला ने दी थी। उन्हें ह्यूमंस का हीरो कहा जाता है, लेकिन लोगों के लिए इस इतिहास पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि प्रॉफिट सीड और उनकी तलवार सच में थी, क्योंकि बाकी स्पीशीज के हीरो की तरह उनकी कोई फोटो या वीडियो नहीं है। खैर, साकी आशुरान को उठाती है और उन दोनों से पूछती है कि वो लोग जिना के प्रमोशन को कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। जिना इन लोगों की दोस्त है। आशुरान बोलता है कि फूलों का गुलदस्ता देके सुलटा लेते हैं यार। साकी मना कर देती है, बल्कि गुस्सा करती है, क्योंकि जिना का ट्रांसफर रॉयल कैपिटल में हुआ है। 17 साल की उम्र में जिना के अलावा आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया। इसीलिए साकी एकदम ग्रैंड जेब फाड़ धमाकेदार पार्टी दे के सेलिब्रेट करना चाहती है। तभी काई के फोन पे जिना का मैसेज आता है। वो उसे सुबह 10 बजे 9 टर्मिनल पे बुला रही थी और उसने साकी और आशुरान को बताने से मना किया था, पर उन दोनों ने ही मैसेज पढ़ लिया था और अब वो दोनों इस चीज का अलग ही मतलब निकालने लगते हैं। काई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अपनी आज की दौड़ लगाने चला जाता है। इसके अगले दिन काई उसी जगह जिना का वेट कर रहा था जहां उसे बुलाया गया था और कुछ ही वक्त में जिना भी वहां आ जाती है। हमें पता चलता है कि जिना का ट्रांसफर होने वाला है, तो वो एक बार काई से मिलना चाहती थी, लेकिन वो ये देख हैरान थी कि आज तो छुट्टी है, फिर भी काई यूनिफॉर्म में क्यों आया है। हमें पता चलता है कि काई ने आज भी अपनी ट्रेनिंग को स्किप नहीं किया है। वो सुबह की ट्रेनिंग को खत्म करके सीधा यहीं आया है। जिना बोलती है कि मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। वैसे जिना साकी और आशुरान के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती है, क्योंकि ये लोग भी तो यही प्लान कर रहे हैं। जिना को लगता है कि ये उसकी आखिरी मुलाकात होगी साकी और आशुरान के साथ। काई उसे याद दिलाता है कि वो 2 साल में कैंडिडेट बनकर वापस लौट आएगी। जिना का कहना था कि यही तो वजह है कि ये उसे उनकी आखिरी मुलाकात लगती है, क्योंकि इन 2 सालों में उनकी सर्विस पूरी हो जाएगी और फिर वो आम नागरिक बनकर भी रह सकते हैं। जिन्ना को तो लगता है कि वो और काई हमेशा ह्यूमैनिटी एजेस एजेंसी को इसके सोल्जर बनकर कंटिन्यू रहेंगे। हमें जिना के बचपन के सपने के बारे में पता चलता है, जो वो अक्सर काई को बताती रहती है। जिन्ना अपने डैड को, जो उर्सा फेडरेशन के हेडक्वार्टर चीफ है, उन्हें सरपास करना चाहती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि काई और जिना ने शॉपिंग की और एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया।
और अब वो दोनों घर वापस जा रहे हैं। अचानक जिन्ना 10 साल पहले की वो बात शुरू करती है जब काई पहली बार जिन्ना के फादर के साथ ग्रेवयार्ड गया था। काई ने ही वहाँ जाने की जिद की थी, पर जब वो वहाँ से वापस लौटा तो काई दावा कर रहा था कि उसने सिड की तलवार वहाँ देखी। हालांकि किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। जब भी काई उस दिन को याद करता है वो डर जाता है। काई ग्रेवयार्ड के अंदर गिर गया था। वो जगह पूरी तरह डीमन से भरी हुई थी। उनके बीच में सिड की तलवार थी। काई के उसके करीब आते ही चीजें अचानक गायब होने लगी। उसी वक्त से काई ने फैसला कर लिया था कि वो किसी डीमन को ग्रेवयार्ड से बाहर नहीं निकलने देगा। इसीलिए जिन्ना को पूरा यकीन है कि काई उर्जा फेडरेशन को कभी छोड़ने वाला नहीं है। वैसे जिन्ना काई से पूछती है कि वो दोनों फ्यूचर में कहाँ होंगे। काई उसे फिर याद दिलाता है कि वो 2 साल में वापस लौट आएगी, पर यहाँ तो जिन्ना उससे भी आगे की बात कर रही थी। जिन्ना काई से कुछ बोलने वाली थी, तभी अचानक चीजें अजीब तरह से बिगड़ने लगती है। काई जोर जोर से जिन्ना का नाम चिल्ला रहा था, पर हैरानी की बात है कि उसके अलावा किसी को ये दिखाई नहीं दे रहा था। तुम सबके सामने मेरा ऐसे नाम ले रहे हो, क्या मैं वही मान लूं जो मुझे लग रहा है? देखते ही देखते पूरी दुनिया एक पोर्टल में गायब हो जाती है। एक रोबोटिक आवाज वहाँ सुनाई दे रही थी। दुनिया बदलने जा रही है, नई दुनिया की शुरुआत हो रही है। अगले ही पल सब कुछ बदल गया था। काई का शहर खंडर जैसा दिख रहा था। इससे पहले काई कुछ समझ पाता, वो वहाँ एक डीमन को देखता है। पहला ख्याल जो काई के मन में आया, क्या ग्रेवयार्ड टूट गया है? उस डीमन ने काई को देख लिया था। वो अपने मैजिक स्पेल का यूज करता है। उस हमले से बचने के लिए काई ने अपने बैग को बीच में अड़ा दिया था। काई का बैग टूट जाता है और उसका वेपन बाहर आ गिरता है। अब तक काई को ये सब कुछ सपने जैसा लग रहा था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया है कि उसका सामना सच में एक डीमन से हो रहा है। उसके अगले हमले से पहले काई अपनी गन में बुलेट लोड करता है और उसके मैजिक को कैंसिल कर देता है। ये मॉडिफाइड 11 बुलेट है, जिसका निर्माण 11 मैजिक से किया गया था। यह बुलेट किसी भी तरह के मैजिक को कैंसिल करने की क्षमता रखती है। वो डीमन और मैजिक सर्कल बनाने लगता है, लेकिन किसी तरह काई हर एक हमले से बचते हुए उस डीमन के ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है, पर इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ था। पर तभी काई उसी तलवार से शूट करता है जिससे उस डीमन की मौत हो गई थी। ये मॉडिफाइड ड्रेक बुलेट थी, जो मिथिकल बीस्ट जितनी ही ताकतवर होती है। इतनी ताकतवर बुलेट्स को यूज करने का ये मौका काई को ये पहली बार मिला था, और इसके बावजूद उसके शरीर ने ये सब आसानी से सह लिया। यानी कि काई की हर दिन की ट्रेनिंग ने उसे डीमन का मुकाबला करने के काबिल बना दिया है। जब काई ये सब सोच ही रहा था, तब एक और डीमन वहाँ आ जाता है। ये डीमन इंसानी भाषा बोल सकता है। वो ये देख हैरान था कि एक इंसान से एक डीमन कैसे हार सकता है। काई को उस डीमन से पता चलता है कि सभी इंसानों को डीमंस ने गुलाम बना लिया है, और उस डीमन को दिख रहा है कि काई उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वो काई को खत्म करने जा रहा था, पर तभी साकी उसकी आंखों में फ्लैश बॉम्ब फेंक कर काई को वहाँ से भगा ले जाती है। लेकिन हैरानी की बात है कि साकी काई को पहचान नहीं पा रही थी। वो पूछती भी है कि काई उसका नाम कैसे जानता है। साकी भी काई नामक किसी भी व्यक्ति को ना जानने का दावा कर रही थी। आशुरान भी उसे पहचानने से मना कर देता है। काई एक जगह चुप बैठ जाता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर इस दुनिया को हो क्या गया है। काई को यहाँ पता चलता है कि यहाँ ह्यूमैनिटी एजेस एजेंसी जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि साकी और आशुरान रेसिडेंस के सोल्जर हैं। साकी बड़ी हैरान थी कि उसके सामने बैठा बंदा, जो कि एक इंसान है, आखिर वो इन सबके बारे में कैसे नहीं जानता। ये बंदा ह्यूमन रेबल आर्मी और रेसिडेंस के बारे में कैसे नहीं जानता। आशुरान बताता है कि 5 प्रजातियों के बीच महायुद्ध हुआ था और उसमें ह्यूमैनिटी की हार हुई। इस बात को बीते 30 साल हो चुके हैं। युद्ध के बाद सभी प्रजातियों ने धरती के हर एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। काई पूछता है सभी इंसानों का क्या हुआ। वो बताता है कि सभी इंसान किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानों ने धरती के नीचे नई दुनिया बसा ली है। उनकी ये बातें सुनकर काई एक जगह ठहर जाता है और सवाल करता है कि ह्यूमैनिटी की हार क्यों हुई। उनके लिए ये सवाल बिल्कुल बचकाना था, क्योंकि डीमंस बहुत ही बड़े और ताकतवर होते हैं और अक्सर वो हमला झुंड में करते हैं, तो इंसान उनके सामने कैसे ही टिक पाते। काई उनसे प्रॉफिट सीड के बारे में पूछता है, तो ये लोग प्रॉफिट सीड को जानते ही नहीं थे। काई हैरान हो जाता है। अचानक वहाँ के निवासी हल्ला मचाने लगते हैं, क्योंकि मेन आर्मी फोर्स वहाँ से गुजर रही थी। हमें पता चलता है कि ऐसे और भी शहर बसाए गए हैं और वहाँ भी लोगों की सुरक्षा के लिए सिपाही तैनात हैं और उनको कमांड मेन आर्मी फोर्स ही करती है।
काई ये देख हैरान था कि इस मेन आर्मी फोर्स की कमांडर जिना है और यहाँ के लोगों के लिए वो एक बहादुर मर्द है। साकी और आशुरान जिना को रिपोर्ट देते हैं कि काई कौन है और उसे किस तरह बचाया गया है। जिना भी काई को नहीं पहचानती। जब वो वहाँ से जा रही थी तब इन सब से परेशान हो चुका काई चिल्ला देता है। वो जिना को रोककर उससे पूछता है, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? थोड़ी देर पहले तुम मेरे साथ शॉपिंग कर रही थी। जिना कहती है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी काई उससे पूछता है कि उसने मर्दों के कपड़े क्यों पहने हैं, जो वो है नहीं वो क्यों बनने की कोशिश कर रही है। तुम तो लड़की होकर अपने पिता को पीछे छोड़ देना चाहती थी ना। काई ये सवाल सीधा उससे पूछने जा रहा था, पर जिना की सिपाही फेलन वो काई को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात में काई अपने सवालों का जवाब पाने के लिए वो इस दुनिया के इतिहास को खखोरता है और उसको पता चला कि इस दुनिया के इतिहास में उसका और सिड का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तभी काई गौर करता है कि जब इस दुनिया में सिड का कोई वजूद ही नहीं है और ह्यूमैनिटी भी बाकी स्पीशीज से हार गई थी, तो यहाँ ग्रेवयार्ड क्या कर रहे हैं। अगले दिन काई इसके बारे में साकी और आशुरान से पूछता है, पर वो दोनों तो ग्रेवयार्ड जैसी चीज के बारे में भी नहीं जानते थे। काई आशुरान से गाड़ी की चाबी मांगता है और गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। आशुरान को रियलाइज भी नहीं हुआ कि उसने चाबी क्यों दे दी। उसकी बॉडी ऑटोमेटिक ही रिएक्ट कर गई, जबकि वो तो काई को अच्छे से जानता भी नहीं है। हम देखते हैं कि काई ग्रेवयार्ड आया है। उसे वहाँ का दरवाजा टूटा हुआ मिलता है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसे सिड की तलवार मिलती है, यानी कि सिड पर लिखी हुई कहानियाँ झूठी नहीं थी। काई उस तलवार को बाहर निकालता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें किस्मत ने चुना है, इस तलवार को कभी छोड़ना मत बच्चे, ये कोऑर्डिनेट की है, एक कोड होल्डर। उस तलवार की वजह से वहाँ एक दरवाजा ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से एक लड़की की आवाज आ रही थी जो कि मदद मांग रही थी। अचानक काई पार्टिकल्स में बिखरने लगता है। जब उसकी आंखें खुली तब उसने अपने आप को कहीं और ही पाया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे जंजीरों से बांधा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो इस कैद से आजाद होना चाहती थी। इस लड़की के पंख थोड़े एंजल जैसे सफेद और थोड़े डीमन जैसे काले थे। बताना थोड़ा मुश्किल था कि ये कौन सी प्रजाति की जीव है। काई उस लड़की पर यकीन करके उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मामूली हमले इन जंजीरों को तोड़ने के लिए काफी नहीं थे। तभी काई को उस तलवार की याद आती है जिसको वो कोड होल्डर बोलता है और उसकी मामूली वो तलवार सिड की तलवार में बदल जाती है, पर इस बार उसकी टिप शार्प थी। उस तलवार के हमले से वो जंजीर ही क्या पूरी जगह ही दो हिस्सों में कट जाती है और वो लड़की काई की बाहों में आ गिरती है। जैसे ही उसे होश आया वो उड़कर काई से दूर हो जाती है और अचानक जोर से वैनिसा नाम चिल्लाती है। शायद यहाँ पर कैद होने से पहले ये लड़की वैनिसा नाम की डीमन से लड़ रही थी और इसीलिए उसे लगने लगता है कि काई भी एक डीमन है जिसको वैनिसा ने उसे मारने के लिए भेजा है। ये लड़की बहुत ही ताकतवर थी। किसी तरह काई उसके पहले हमले से तो बच जाता है, पर अगला हमला और भी ताकतवर था। वो उस जगह को ही तबाह करने लगता है। अचानक काई को वही आवाज वापस सुनाई देती है जो दुनिया बदलते दौरान उसे सुनाई दी थी। कोड होल्डर, किस्मत बदल सकती है, तुम्हारी ओर आती मौत को भी टाल सकती है। सडनली काई का हाथ घूमता है और वो पूरे हमले को ही काट देता है। ऐसी ताकत देख वो लड़की भी हैरान हो गई थी। वो पूछती है कि तुम जैसा मामूली डीमन ये कैसे कर सकता है। काई उसे बताता है कि वो डीमन नहीं एक इंसान है और उसने उसकी मदद की क्योंकि उसने उससे मदद मांगी थी। वो लड़की काई से माफी मांगती है और बताती है कि उसे डीमन बिल्कुल पसंद नहीं। तो यानी कि इसका मतलब तो यही था कि ये लड़की कोई डीमन तो नहीं है। तो काई उससे उसकी प्रजाति पूछता है, लेकिन वो लड़की बताने में हिचकिचा रही थी। तो काई भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता। वो लड़की अपना नाम रीने बताती है। काई रीने से इस जगह के बारे में पूछता है, लेकिन हैरानी की बात है कि रीने भी इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो तो वेनेसा से लड़ रही थी और अचानक ही वो यहाँ कैद हो गई। काई हैरान हो जाता है क्योंकि वेनेसा और कोई नहीं डीमंस की हीरो है, यानी कि ये लड़की वाकई बहुत ताकतवर है। तो रीने भी बोलती है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुमने मेरे हमले को कैसे काट दिया। काई उसे कोड होल्डर के बारे में बताता है। अचानक काई रीने के पीछे एक पोर्टल से कोई चीज आता देखता है जो कि अचानक ही उन पर हमला कर देती है। काई रीने को बचाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो अपने रोबोटिक हैंड्स को टेलीपोर्ट करती है और रेने को पकड़ लेती है और एक कोड से रेने को हमेशा के लिए इस दुनिया से इरेज करने लगती है। और काई ये सब बस अपनी आंखों से देखे जा रहा था। उसने आज तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। काई अपने आप को होश में लाता है और कोड होल्डर से उस रोबोट के हाथ को ही काट देता है। यही नहीं, वो रोबोट भी इस दुनिया में कोड होल्डर को देख हैरान हो गई थी। इसका तो अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था।
उस हमले से उस दुनिया में छेद हो गया था, जिसकी मदद से रिने और काई उस दुनिया से बाहर निकल पाते हैं। इस दौरान रिने ने काई के अंदर किसी और की छवि देखी। अपनी दुनिया में आते ही रिने काई को कस के गले लगा लेती है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। काई भी उसे गले लगा लेता है। इस दुनिया में वो दोनों बहुत अकेले हैं। रिने काई को बताती है कि उसे किसी प्रजाति ने नहीं अपनाया था, शुरू से ही वो अकेली थी। काई के जैसा उसे पहली बार कोई मिला है जिसने उसके लिए इतना कुछ किया। वो बताती है कि सबसे बदतर तो डीमंस थे, उन्होंने उसे कर्स बोलकर ठुकरा दिया था, इसीलिए वो डीमंस के हीरो वेनेसा से लड़ गई थी। काई भी बताता है कि वो भी ऐसा ही फील करता है। यहाँ पर सब उसे भूल गए हैं। जिस दुनिया को वो जानता था वहाँ ह्यूमंस ने वो महायुद्ध जीता था, पर यहाँ तो डीमंस ने इंसानों के शहर पर कब्जा कर लिया है। ये सुन रेने को भी झटका लगा था, क्योंकि जब वो वेनेसा से लड़ रही थी तब उसने सुना था कि ह्यूमंस का हीरो आ गया है और उसकी वजह से वो लड़ाई जीत रहे हैं। काई एक्साइटेड होकर पूछता है, क्या तुम सिड को जानती हो? पर रीने ने भी ये नाम पहली बार सुना था। काई निराश हो जाता है, लेकिन वो खुश भी था क्योंकि वो दोनों एक समान थे। उन दोनों को ही एक ही हिस्ट्री पता है। ये सुन रिने हैरान हो जाती है। वो काई के करीब आकर पूछती है, क्या हम दोनों एक जैसे हैं? ये पहली बार था जब रिने को किसी ने अपने जैसा समझा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जब वो दोनों ग्रेवयार्ड से बाहर निकल रहे थे, अचानक रेने गिर जाती है। वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। काई उसे शहर ले जाने की बात करता है, लेकिन रेने इंसानों के बीच नहीं जाना चाहती थी। उसे काई के अलावा किसी प्रजाति पर भरोसा नहीं। काई के कहने पर वो इंसानों के शहर आ तो गई थी, लेकिन अपनी असलियत छुपाना इतना आसान नहीं था। रिने अपने पंखों को तो छुपा सकती है, पर अपनी नफरत को दबाना उसे सीखना होगा। वैसे काई का वेपन भी अपने आप ही नॉर्मल हो गया था, लेकिन अपने आप को इन सब चीजों पे यकीन दिलाने के लिए वो एक बार फिर कोड होल्डर को समन करने वाला था। पर उतने में ही नहा रही रिने घबराते हुए बाहर आ जाती है और काई की गलत तलवार समन हो जाती है। रिने घबरा गई थी क्योंकि शावर से पानी आना रुक ही नहीं रहा है। इसके कुछ देर बाद रिने काई से इंसानों की शिकायत करने लगती है, क्योंकि इससे पहले उसे हमेशा झरने के ठंडे पानी से नहाना पड़ता था और इंसान गर्म पानी से नहाते हैं। उनके तो बेड भी मुलायम है, लेकिन इसके साथ रिने चिंतित भी थी क्योंकि सरफेस पर डीमंस का कब्जा है और चारों तरफ सिर्फ तबाही। वैसे अब रिने से मिलने के बाद अब काई को भी यकीन हो गया है कि वो दोनों एक अल्टरनेट दुनिया में फंस गए हैं, जहाँ की हिस्ट्री उनकी दुनिया से बिल्कुल उल्टी है। यानी कि उन्हें वो रास्ता ढूंढना होगा जिससे वो अपनी दुनिया में वापस लौट सकते हैं। उसी रात नींद के बीच अचानक रिने काई को उठाती है। वो बताती है कि उसे मैजिक फील हो रहा है। अचानक शहर में धमाका होता है। डीमंस के झुंड ने इंसानों के शहर पर हमला कर दिया था। सभी इंसान डीमंस से बचकर इधर उधर भागने लगते हैं। इंसानों की ऐसी हालत देख काई को तरस आने लगा। वो रिने से माफी मांगता है और बोलता है कि शायद मैं ही हूँ जिसे इस दुनिया में सिड की जगह लेनी होगी। दूसरी तरफ एक डीमन के हाथों साकी मारी जाने वाली थी। वो तो एन मौके पर काई ने उस डीमन को खत्म कर दिया था। उसने आशुरान को भी पूरी तरह पत्थर बनने से बचा लिया था। काई सभी को डीमंस के ऊपर पानी यूज करने को कहता है, क्योंकि डीमंस का शरीर पत्थर का होता है और जब पत्थर पानी सोखेगा तो वो उड़ नहीं पाएंगे। अब दो डीमन काई पर ही हमला करने लगते हैं। काई उन्हें चकमा देकर एक जोरदार धक्का देता है और रिने उन दोनों को ही मार देती है। काई ने रिने की तारीफ की। तभी आशुरान और साकी भी वहां जाते हैं और पूछते हैं कि काई कौन सी ब्लेड का यूज कर रहा था जिसने मैजिक को भी नाकाम कर दिया, और कैसे काई अपने हाथों से ही डीमन से लड़ रहा था। काई उन्हें बताता है कि वो उस दुनिया से है जहां इंसानों ने वो महायुद्ध जीता था और ये सब उसने वहीं से सीखा है। वो दोनों ही काई की बातों पर यकीन नहीं कर पाते। तभी आशुरान को रिपोर्ट मिलती है कि दो डीमंस बचकर भाग गए हैं। अब क्योंकि अंडरग्राउंड जगह रिवील हो चुकी है तो शायद जल्द ही डीमंस का बहुत ही बड़ा हमला होगा। हालात की गंभीरता को परखते हुए काई और आशुरान साकी और रिने को रेबल आर्मी के हेडक्वार्टर ले जाने का फैसला करते हैं। उर्जा फेडरेशन की रेबल आर्मी हेडक्वार्टर पुराने कैपिटल में ही है, जो डीमंस के हाथों बहुत पहले तबाह हो चुका था। यहाँ डीमंस हेडक्वार्टर के होने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। ये आइडिया फॉर्मल कमांडर जिना के डैड का था, जो कि अब इंजरी की वजह से रिटायर हो चुके हैं। अब जिना ही उनकी जगह लेकर फेडरेशन को चलाती है। मीटिंग के दौरान हम देखते हैं कि काई की बातों पर कोई यकीन नहीं करता कि ऐसी भी कोई दुनिया है जहाँ महायुद्ध इंसानों ने जीता था। तभी जिना काई से पूछती है कि उस दिन तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे तुम मुझे जानते हो, तो तुम्हारी कहानी के हिसाब से उस दुनिया में हमारा क्या रिश्ता था? काई बताता है कि हम दोनों बचपन के दोस्त थे
और वो अक्सर काई को बताती थी कि उसे ऑग और केयर की तरह बनना है। ये दोनों नाम सुन जिना हैरान हो जाती है। उसके चेहरे की घबराहट सबको दिखाई दे रही थी। जिना मीटिंग कैंसिल कर वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ देर बाद फैलन काई के कमरे में आती है और रिने और काई को उसके साथ चलने को कहती है। साकी ने उन्हें काई की टेक्निक के बारे में बताया जिससे वो डीमंस को हराने में कामयाब हो सका। उन्हें काई की कहानी पर यकीन नहीं, लेकिन उसकी टेक्निक पर भरोसा कर सकते हैं। फैलन दोनों को जिना के पास लेकर आई थी। हम जिना को देखते हैं जिसके चीकू देख ये यकीन हो जाता है कि जिना एक लड़की ही है और फैलन भी ये बात पहले से जानती थी। जिना बोलती है कि काई को उसके फादर और दादा की निकनेम पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी कहानी पर यकीन कर लेंगे। पर काई के नॉलेज और बैटल आईक्यू की उन्हें जरूरत है उन डीमंस को खत्म करने के लिए जो यहाँ से भाग गए थे। अगर वो ये करने में कामयाब हो गए तो उनके अंडरग्राउंड शहर पर कोई खतरा नहीं होगा। इसके बदले काई को अच्छी कीमत भी दी जाएगी। पर रिने के हिसाब से ऐसा करना हालात को और भी खराब कर देगा। ऐसा करने से बाकी डीमंस को भी इंसानों के बारे में पता चल सकता है और अगर कोई हाई रैंक डीमन यहाँ आ गया तो उसके एक मैजिक स्पेल से सारी इंसानियत खत्म हो सकती है। जिन्ना गुस्से से चिल्लाकर बोलती है कि वो ये जानती है पर उनके पास कोई और चारा भी नहीं है। काई बोलता है कि उन्हें डीमंस की हीरो वेनेसा को निशाना बनाना चाहिए। काई अच्छे से जानता था कि अगर कोई चीज वेनेसा को हरा सकती है तो वो है सिड की तलवार कोड होल्डर। जिना को ये असंभव लगता है। काई बोलता है कि वेनेसा को खत्म करने वो और रिने ही जाएंगे। फैलन पूछती है कि वो उनके लिए इतना खतरा क्यों उठाएगा। जवाब एकदम साफ था। काई का इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसने यहाँ साकी और आशुरान को जान पर खेलते हुए देखा और अगर किसी तरह वो इस दुनिया से निकलकर चला भी जाता है तो वो वहाँ साकी और आशुरान से नजरें नहीं मिला पाएगा। डीमंस का सामना करने के लिए काई के पास एक अच्छा प्लान था। डीमंस इंसानों को सीरियसली नहीं लेते। उनकी ज्यादातर फोर्सेस बॉर्डर पर है। रॉयल कैपिटल के पास सिर्फ 10% डीमंस ही मौजूद हैं। तो काई के प्लान के हिसाब से जब वो और रिने वेनेसा का सामना कर रहे होंगे तब रेबल आर्मी बाकी डीमंस को संभालेगी। पर ये करना कहने जितना आसान नहीं था। रॉयल कैपिटल तक पहुंचने से पहले उनकी लगभग सेना खत्म हो चुकी होगी। तभी फैलन एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रास्ते के बारे में बताती है जो कि सीधा कैपिटल पैलेस के ठीक नीचे निकलता है। ये रास्ता रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया था जिसके बारे में डीमंस तो क्या सिविलियंस भी नहीं जानते। ये सुनकर जिना को बहुत बड़ा धक्का लगा था। आखिर उसे ऐसे टनल के बारे में क्यों नहीं पता। फैलन बताती है कि 15 साल पहले जिना के फादर ने ऐसा करने के बारे में सोचा था, लेकिन वो लोग वेनेसा को हरा पाते इसकी कोई उम्मीद नहीं थी और एक पिता होने के कारण उन्होंने अपनी बेटी को खतरे में डालना ठीक नहीं समझा। खैर, इस बात को भूलकर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। इस बीच रिने अपने आप से ही बातें कर रही थी। वो बोलती है कि डीमंस उसे बिल्कुल पसंद नहीं, वो धोखेबाज होते हैं और स्पिरिट उसे इसीलिए पसंद नहीं क्योंकि वो खतरनाक होते हैं। मिथिकल बीस्ट बहुत घिनौने होते हैं, सेलेस्टियल बहुत ही जिद्दी होते हैं और ह्यूमन से इसीलिए क्योंकि वो कमजोर होते हैं। लेकिन रिने तो इन चारों से ही बनी है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा नफरत अपने आप से करती है। पर काई उसके लिए सभी से अलग था। उसने उसे ठुकराया नहीं, काई ने उसे अपनाया। इसीलिए रिने हमेशा काई के साथ रहना चाहती है। इसके कुछ देर बाद जिना की रेबल आर्मी टनल से होते हुए हमला करने के लिए निकल पड़ती है और काई अपने साथ साकी और आशुरान को भी ले आया था। साकी सबसे ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उनके ऊपर वेनेसा को हराने की जिम्मेदारी है। काई इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा साकी और आशुरान पर ही करता है और इसीलिए वो इन्हें अपने साथ ले आया। रिने साकी के सिर को सहलाती है जिससे अब उसे ठीक लगने लगता है। रिने बोलती है कि वो बहुत ताकतवर है और वो वेनेसा को भी हरा देगी, लेकिन वो ये बात पूरे दावे से नहीं कह पा रही थी। लेकिन वो कहती है अगर वेनेसा उन पर भारी पड़ी तो वो अपने साथ वेनेसा को भी खत्म कर देगी। रिने की इस बात को सबने मजाक में ले लिया। आशुरान कहता है कि डर तो उसे भी लग रहा है, वो इतने सारे हैं कहीं डीमंस उन्हें नोटिस ना कर ले। पर यह संभव नहीं था क्योंकि डीमंस सिर्फ मैजिक को ही सेंस कर सकते हैं। आशुरान बोलता है कि वो बहुत घबराया हुआ है, लेकिन अगर वो डीमंस को हरा देते हैं तो दुनिया में उनका नाम होगा, लोग उन्हें याद किया करेंगे। कुछ देर बाद रेबल आर्मी ठीक कैसल के नीचे खड़ी थी। जिना की स्पीच रेबल आर्मी की हिम्मत और भी बढ़ा देती है और ह्यूमंस के द्वारा डीमंस के ऊपर जोरदार हमला कर दिया जाता है।
काई ने रॉयल कैपिटल की ऐसी हालत एक्सपेक्ट नहीं की थी। ह्यूमंस का हमला देख कुछ डीमन सामने आते हैं और रेबल आर्मी पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक को काई खत्म कर देता है, लेकिन अब डीमंस की संख्या दुगनी होने लगी थी। समनिंग के द्वारा डीमंस यहाँ आते जा रहे थे। रिने काई को इशारा करती है और काई सभी डीमंस को एक साथ मारने का एक्ट करता है। इसकी आड़ में रिने सभी की नजरों से बचते हुए सभी डीमंस को थंडर मैजिक से खत्म कर देती है। रिने महसूस कर पा रही थी कि वेनेसा कैसल के ऊपर है। रेबल आर्मी को दो ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। एक ग्रुप डीमंस को कैसल के अंदर आने से रोकेंगी और दूसरा ग्रुप डीमंस के द्वारा कैद किए गए इंसानों को आजाद करेगी। और मेन फोर्स वेनेसा का सामना करने कैसल के अंदर जा रही है। बीच में फेलन काई से उस बुलेट के बारे में पूछती है जिससे उसने सभी डीमंस को खत्म कर दिया। काई उसे अपनी सबसे पावरफुल बुलेट बताता है, लेकिन फेलन को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। उसने नोटिस कर लिया था कि काई ने ट्रिगर भी नहीं दबाया था। फेलन को रिने पर शक हो रहा था। तभी जिना काई को याद दिलाती है कि उसे ही वेनेसा का सामना करना है। अचानक रिने सभी को रोक देती है। उसने एक इप को देखा जो एक बड़े डीमन को समन कर रहा था। अचानक वहाँ एक बड़ा डीमन समन हो जाता है। उसने एक सोल्जर को अपने हाथों में दबोच लिया था। फेलन उसकी उंगली काट देती है। फेलन सभी को आगे बढ़ने को कहती है, पर जिना को उसकी चिंता थी। फेलन कहती है कि ये बस उसके लिए एक खिलौना है। बाहर डीमंस भी इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। दूसरे ग्रुप ने भी कैद किए इंसानों को बचा लिया था। दूसरी ओर एक फ्लोर पर पहुंचते ही अचानक जिना पर जोरदार थंडर अटैक होता है। काई बहुत घबरा गया था, लेकिन हम देखते हैं कि जिना को कुछ भी नहीं हुआ है। जिना का कवच एलिमेंट गारमेंट से बना हुआ है, जिसके ऊपर किसी भी तरह का मैजिक काम नहीं करता। जिस डीमन ने ये हमला किया था वो ठीक जिना के सामने खड़ा था। जिना उसका सामना करने वहीं रुक जाती है और काई, रिने, साकी, आशुरान आगे बढ़ जाते हैं। काई साकी और आशुरान को एंजल मैजिक से बना हुआ पैंट पहना देता है, जिसकी मदद से वो डीमंस की नजरों से बचे रहेंगे। तभी अचानक जमीन जोरों से हिलने लगती है। एक बड़ा डीमन उनकी ओर आ रहा था। साकी डर से उस पर हमला करने वाली थी, पर रिने उसे रोक देती है। बैरियर मैजिक काम कर रहा था। वो डीमन उन्हें देख नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि साकी और आशुरान पूरे कैसल की पावर सप्लाई पर रुक जाते हैं ताकि वेनेसा उन पर भारी पड़े तो वो पावर काट के एक मौका बना सके। इसके बाद कुछ फ्लोर आते ही अचानक अलार्म बजने लगता है। रिने इस पर यकीन नहीं कर पाती कि उसके मैजिक के होते हुए वो पकड़े कैसे जा सकते हैं। ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है जो डीमन इस्तेमाल कर रहे हैं। डीमंस रिने के विंग्स को देख उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। कितनी घटिया चीज है, क्या क्या देखना पड़ रहा है। काई उससे पूछता है, क्या तुम ही सर्विलांस सिस्टम को मेंटेन कर रहे हो? वो बताता है कि सर्विलांस सिस्टम पर नजर एम्ब्रेस वेनेसा रखती है। ये उनका ही सुझाव था, ह्यूमंस की इस कमाल की टेक्नोलॉजी को अपने काम में लाना और इसकी देखरेख इंसानों से करवाई जाती है। वेनेसा ये देख इम्प्रेस हुई कि आखिर इन्होंने खुद मौत तक आने की बहादुरी कैसे की। तो काई उससे पूछता है, तो क्या तुम हमें वहाँ तक नहीं लेके जाओगे? वो डीमन अपने मैजिक को रिलीज करने को तैयार हो गए थे। रिने काई को उड़ा ले जाती है और उसे दूसरी ओर फेंक देती है। उसने उन दोनों के बीच में बैरियर क्रिएट कर दिया था। वो काई को आगे बढ़ने को कहती है, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रही हूँ। हम देखते हैं कि अब रिने हर एक स्पीशीज के मैजिक टाइप को एक ही वक्त में यूज कर रही है। दूसरी तरफ काई कैसल के टॉप पर पहुंच गया था, जहां उसकी मुलाकात डार्क एम्ब्रेस वेनेसा से हो ही जाती है। नीचे जिना अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस 4 हाथ वाले डीमन का सामना कर रही थी। हालांकि वो डीमन उन पर भारी पड़ रहा था। वो जिना पर फायर स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन एलिमेंट गारमेंट की वजह से जिना को कुछ नहीं होता और अब जिना अपनी स्वॉर्ड को एक बो में कन्वर्ट कर उस डीमन को खत्म कर देती है। हमें पता चलता है कि अब तक जो जिना मैजिक यूज कर रही थी वो एंजल एल्फ का मैजिक है, और अगर कोई इंसान जिसको मैजिक नहीं आता वो इसका यूज करता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। और इसी वजह से जिना की हालत खराब होने लगती है और उसी वक्त छत से 3 हेड डीमन डॉग उन पर हमला कर देता है। यहाँ जिना की जान जा सकती थी, वो तो फेलन ने उन्हें वक्त पे बचा लिया था।